अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूं आपकी मेजबान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप खैरियत से होंगे व्यूअर्स। अगर सोसाइटी में देखा जाए या पाकिस्तान में देखा जाए या ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो हार्ट की डिजीजेज जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर बात कीजिए हार्ट अटैक की तो अब ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई एजड है तो उसको ही हार्ट का जो मर्ज है उसमें मुब्तला होगा। अब छोटे छोटे बच्चे हैं या जो नौजवान हैं उनमें भी हार्ट अटैक की या हार्ट की जो डिजीजेज हैं उनकी रेशो बढ़ती जा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद इकबाल जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि दिल के जो मर्ज हैं वो इतने बढ़ते ही जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। अच्छा, क्या लगता है आपको कि इतने हार्ट डिजीजेज में रेशो क्या चल रही है, क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए इसकी जो सबसे बुनियादी वजह ये है कि इसके जो रिस्क फैक्टर्स है ना उनमें बेपनाह इजाफा हो गया है। जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती और ये तमाम चीज़ें, प्लस ये यंगस्टर्स के अंदर स्मोकिंग, ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, ये तमाम चीज़ें जो इसका। अच्छा, आपने बात की मोटापे की, लेकिन कुछ अभी रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि लोग बहुत ज़्यादा फिट हैं, खुद फिटनेस का ख्याल भी करते हैं, डाइट कॉन्शियस भी हैं और जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन सडन डेथ हार्ट अटैक की वजह से। ऐसा क्यों? देखिए जो है ना सडन जो कार्डिक अरेस्ट है, लेकिन दिल का बंद हो जाना, इसके लिए कोई खास उम्र नहीं रिक्वायर्ड होती। ये किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। पर रीजन क्या है कि अचानक से? उसमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर्स होता है जो आमतौर पे सामने नहीं आता। मोटापा तो एक इसकी रीजन है ना। कुछ लोग अगर फिटनेस फ्रीक हैं उनमें हो सकता है कि ब्लड प्रेशर का मसला हो जो कि उसकी मेडिसिन ना ले रहे हो। 70% लोगों को पता ही नहीं कि ब्लड प्रेशर उनको है, वो इस मानने को तैयार ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर वो एक्सेप्ट नहीं करते। शुगर है तो उसका प्रॉपर टेस्ट करवाएं। कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, एक नॉर्मल लुकिंग जो बंदा है जिसका वेट भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, उसका कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो सकता है और एक मोटे बंदे का नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है तो उसकी क्या सिम्टम्स आती हैं? देखिए आमतौर पे तो ज़्यादातर ये होता है कि जो मोटापे का शिकार लोग होते हैं उनमें ज़्यादातर केसेस के अंदर कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती होती है, मगर ये नॉर्मल लोगों के अंदर भी हो सकती है। उसमें ये खजाना खासा ये एक तो मोटापा उसकी शक्ल है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, प्लस उनकी ये कि जिस्म के ऊपर जो है ना वो छोटे छोटे से लाइपोमास बन जाते हैं, स्किन टैग्स बन जाते हैं और उनको फटीग और इस तरह की सिम्टम्स जो है ना वो आते हैं। और आपने कहा कि ब्लड प्रेशर लोगों को होता है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो क्या अगर सिम्टम्स ही नहीं आ रहे तो कैसे पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर है? देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि आमतौर पे सिम्टम्स की बात की जाए तो वो सर में दर्द, इसको लोग बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं और लोगों से पेन किलर वो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मुसलसल सर में दर्द रह रही है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। एटलीस्ट उसका ब्लड प्रेशर, एक तो ये कि फैमिली हिस्ट्री में अगर फैमिली में ब्लड प्रेशर के अमराज हैं तो फिर आपको भी ज़्यादा चांसेस है कि आपके अंदर भी चीज़ आए। ठीक है, प्लस आपका लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है। कुछ लोग अब देर तक बैठने के आदी हैं, स्मोकिंग, तंबाकू नोशी वो करते हैं और मोटापे का शिकार हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें ज्यादा चांसेस है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो उसमें ये कि थोड़ी हल्की फुल्की क्या जो हार्ट डिजीज है वो विरासत में ही मिलती है? ये इसका पोर्शन कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 57% केसेस आज भी हमारे इस मुल्क के अंदर कजन मैरिजेस के हैं। अच्छा, तो अगर फैमिली में चीज है और आगे से उनकी शादियां आपस में हो रही हैं, कजन मैरिजेस की वजह से जो जेनेटिक बर्डन है इसमें फिर बेपनाह इजाफा हो जाता है, जो कि फिर आगे फैमिली में जो है ना रन करती है चीज। तो इसकी क्या जो कजन मैरिज है वो नहीं होनी चाहिए? अगर दोनों की फैमिली, जैसे स्पेशली दोनों की फैमिलीज के अंदर ये चीज है प्रॉब्लम हार्ट, फिर अवॉइड करना चाहिए। तो फिर डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। इसका चूंकि हमारे यहाँ ये चीज इसको डिस्कस नहीं किया जाता, स्क्रीनिंग का अमल उस तरह से नहीं होता, तो ज्यादातर जो है वो टैबूज और रवायात के ऊपर हम चलते हैं, तो साइंटिफिक चीजों पे हम बात नहीं करते। तो ये बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस है कि कजन मैरिजेस विद स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री उससे डिजीज जो है वो इजाफा होता है उसके अंदर। अच्छा, खुराक का और दिल की बीमारी का कितना गहरा ताल्लुक है? इसका डायरेक्ट ताल्लुक है। वो एक बड़ी मशहूर है कि वो कहावत है ना कि वी आर व्हाट वी ईट। तो हमारा तारफ जो है हमारी सेहत का वो हमारी खुराक है। आप ये देख रहे हैं आपकी रूटीन कैसी है, खाने पीने की आदत कैसी है, चलना फिरना कैसा है, उसी से आपका जो है ना हेल्थ का स्टेटस जो है ना वो सामने आ जाता है। तो क्या करना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे गुजारना चाहिए? क्या हमारी खाने में खुराक क्या होनी चाहिए? क्या हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए कि हम जो दिल की बीमारी एटलीस्ट उससे बचा जा सके? क्योंकि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 99% लोग ऐसे हैं कि जो दिल की बीमारी में मुब्तला हैं। देखिए एक हालिया स्टडी हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज पाकिस्तान के अंदर कराची में हुई है, उसमें 50% लोग जिनमें हार्ट अटैक आया था उनकी उम्र 49 से कम थी। 49 से कम थी? 50 से पहले उनमें हार्ट अटैक आ रहा है और 20 से 30% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 40 साल से कम है, उनमें हार्ट अटैक आ रहा है।
तो इसकी वजह ये है कि हमारा तर्ज ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। लाइफ स्टाइल की बात करूँ, दूसरा ये खाने पीने की आदत की बात करूँ, तो इसलिए कि सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। मैं तो पेशेंट्स ये कहता हूँ कि आप रोटी चपाती आदि कर दें, उसकी जगह पे उससे डबल आप सैलड ऐड कर लें, इसको खुराक का हिस्सा शामिल करें। एक बाउल बनाएं आप, उसमें ये कि आप एक हिस्सा जो है आपका जो भी आप सैलड यूज़ कर रहे हैं प्लस में फ्रूट्स और सैलड, इसको मामूल का हिस्सा बनाएं। और जो जंक फूड यूज करते हैं, पिज्जा बर्गर, वो कहाँ जाएंगे? देखिए जंक फूड तो पता वो मतलब बन में उतना ही सैलड लगा लें। देखिए जंक फूड का इशू ये है कि इनमें ज़्यादा क्रेविंग होती है, लोग ज़्यादा खाते हैं, टाइम का वो ख्याल नहीं करते, बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो नहीं करते। जैसे आप लोग फास्ट फूड खा रहे हैं, आपको 12 बजे भी खा रहे हैं, 1 बजे भी खा रहे हैं, कोई जो क्लॉक है उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अच्छा, लेट नाइट खाने की वजह से क्या जो है वो दिल कितना डिस्टर्ब रहता है? देखिए 8 घंटे की पुरस्को नींद जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। और अगर आप 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे, पुरस्को नहीं ले रहे, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है। इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर और अमराज़ क़ल्ब होंगे। अच्छा, शुगर पेशेंट को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? देखिए शुगर के बारे में ये है कि साइलेंट किलर है ये, इसमें अलामत नहीं आती। आमतौर पे जो है सांस का फूलना, चेस्ट में दर्द, सीने में पेन हो सकती है, लेकिन आमतौर पे दिल की धड़कन बेकाबू हो सकती है। और ज़्यादातर ऐसे लोगों में जो है सांस का फूलता है और सांस फूलने की वजह से उनका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो मुतासर हो जाती है। तो और ये ठंडे पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा, बाएं बाजू सुन्न हो जाता है। तो शुगर जो है ये जिसको डायग्नोस हो गई है ना, उसको ज़िंदगी में किसी न किसी स्टेज के ऊपर हार्ट अटैक आना ही आना है। ये बात याद रखिएगा, उसका क्लॉक शुरू हो गया। हाँ, जितना अच्छा उसका कंट्रोल होगा उतना वो इसको डिले कर सकता है। अच्छा, डिले कर सकता है, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता। दिस इज अनअवॉइडेबल अनलेस कि उसका शुगर इंतहाई अच्छी कंट्रोल है और बहुत ज्यादा वो कमिटेड है विद द लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स के बारे में। अच्छा, धड़कन की बात की आपने, एकदम से कुछ लोग अगर ये कंप्लेन करें कि हमारे दिल की धड़कन एकदम से बहुत तेज हो जाती है, उसकी क्या रीजन है? देखिए दिल धड़कने की जो उसमें इजाफा होना है, इसकी बहुत सारी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आप कोई स्ट्रेस है, आपने कोई फिजिकल एग्जर्शन की है, बुखार है, इन्फेक्शन है, खुदा ना खासा खातिन के अंदर जो है वो खून की कमी है, जिसे एनीमिया कहते हैं, इनमें ये आमतौर पे ये हो जाती है। अगर नॉर्मली बैठे बैठे एकदम से धड़कन फील हो कि कानों में भी फील हो रही है कि बहुत ज्यादा तेज हो गई है। अच्छा, इसकी जो ना यंगस्टर्स के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह है वो एंग्जाइटी है, स्ट्रेस। अब अगर बैठे बैठे हो रही है तो उसमें कोई और रिस्क फैक्टर आपको नहीं मिल रहा, तो ये इसकी ज़्यादा कॉमन कॉज यही है। अगर उसके बावजूद दिल की धड़कन मुसलसल तेज रह रही है, मतलब कि ये 70 से 80 के दरमियान होनी चाहिए। अगर मुसलसल 100 से ऊपर आ रही है तो इसको भी चाहिए कि इसका प्रॉपर टेस्ट करवाएं पहले। हो सकता है कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी कॉज हो जिसकी वजह से हार्ट का इशू हो, भी हो सकता है। तो दिल की धड़कन का बेकाबू हो जाए ना, ये भी दिल की बीमारियों में शामिल है। अच्छा, हार्ट अटैक की अलामात क्या जाहिर होती हैं? उसमें आम तौर पे जो पूरे के पूरे सीने में दर्द होती है, शदीद दबाव होता है, और कहते हैं कि एन एलिफेंट ऑन योर चेस्ट। अगर हाथी का पाँव रखेंगे ना चेस्ट के, इतनी ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त पेन होती है। आमतौर पर बाएं बाजू में आती है, अपर जा में आती है, बाएं बाजू सुन्न होता है, ठंडे पसीने आते हैं, घबराहट, इस तरह की चीजें जो ना ये क्लासिकल सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों में ये नहीं भी आती, उनमें जिन लोगों में ये सिम्टम नहीं आती उनको कैसे पता चलता है कि ये हार्ट अटैक था? देखिए सबसे पहली वजह यह है कि कोई भी सीने में दर्द है ना, जरूरी नहीं कि हर दर्द दिल की हो, लेकिन आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। लेकिन सबसे खतरनाक जो अलामत है ना, वो है सांस का फूलना। सांस का फूलना? यस। अगर सांस फूल रहा है ना, कि आपको रीजन नहीं मिल रही इसकी, और आपकी जो फंक्शनल कैपेसिटी कम हो रही है, आप लेथार्जी फील कर रहे हैं, काम करने की कुव्वत वो पहले वाली नहीं है, और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आप कोई भी थोड़ी सी एग्जर्शन करते हैं, आप सीढ़ियाँ 10 सीढ़ी चलते हैं, सांस फूल जाता है, 10 कदम चलते हैं, सांस फूल जाता है, तो ये सबसे खतरनाक अलामत है। इसलिए इसको आपने कभी नजरअंदाज नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाहिद से हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है कि जो दिल की बीमारियां हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उसकी वजूहात क्या है। हम अपनी दूसरी गेस्ट को वेलकम करते हैं जो कि डॉक्टर वजीहा हैं और हेयर स्पेशलिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बाल इतनी जल्दी क्यों गिर जाते हैं, गंजापन जो है वो इतना आम क्यों होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, क्यों एज से पहले बालों का गिर जाना, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? एज से पहले बालों का गिर जाना तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये है कि प्री मेच्योर हेयर फॉल हो सकता है, यानी अर्ली 20s में,
टीन्स, लेट टीन्स के अंदर आना शुरू हो जाता है। इट्स वेरी रेयर दो, लेकिन लड़कियों में स्पेशली इन टीन एज गर्ल्स उनके अंदर आ सकता है हेयर फॉल। हेयर लॉस नहीं कह सकते उसको, हेयर फॉल या हेयर थिनिंग के इश्यूज। उसकी रीज़न मेनली ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, क्योंकि टीन एज गर्ल्स के अंदर एनीमिया की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी की काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी होती है। तो इसलिए दैट इज़ द मेन कॉज। उसके अलावा विटामिन डी इज़ अनदर थिंग। मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी जो तकरीबन पॉपुलेशन का हाफ से ज़्यादा लोग हैं, दे आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी। विटामिन डी की क्या सिम्टम्स आते हैं कि सिर्फ बाल गिर रहे हैं? नहीं, विटामिन डी का उनका हेयर फॉल होता है? नहीं, डेफिनेटली जिस तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन्स, इन सब का बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स से लेके फंक्शनल एलिमेंट्स तक रोल है। ठीक है, उसमें ये कि हर एक का अपना अपना फंक्शन है। विटामिन डी जो है अब जॉइंट्स के अलावा ऑब्वियसली जो हम उसको एक्सटर्नली हम देखते हैं वो हेयर थिनिंग का हो जाना, हेयर फॉल होना, बाल ब्रिटल हो रहे हैं, अनहेल्दी हैं। ठीक है, ये जो दूसरी रिलेटेड टू जॉइंट्स डिजीजेज है वो तो लेट सिम्टम्स आते हैं। ये अर्ली सिम्टम्स की मैं बात कर रही हूँ जो टीन्स के अंदर, अर्ली 20s के अंदर देखने में आते हैं। तो वो विटामिन डी इज अ वेरी मेजर कॉज, आयरन इज अ वेरी मेजर कॉज। तो ये है अदर देन जेनेटिक रीजंस। उसके अलावा जो लड़कों के अंदर आता है, जो मेल पैटर्न के अंदर आता है, दैट इज मेनली जेनेटिक एलिमेंट, जो कि इनहेरिटेड होता है, आपके पेरेंट्स से आ रहा होता है, कभी मैटरनल साइड से, कभी पैटर्नल साइड से। तो दैट इज मेनली जेनेटिक। सर बाज़-औक़ात ऐसे फील होता है कि रूट में से बाल जो है वो निकल रहे हैं, बाकायदा आवाज आती है टूटने की, तो वो भी क्या विटामिन डी की ही कमी है? बट देखिए, देयर इज अ लिस्ट। ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ों को रूल आउट करना पड़ता है। हम जब तक एक बहुत ऑब्वियसली सिम्टम्स आर इम्पॉर्टेंट, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जनरल वेलबींग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई खुदा ना ख्वास्ता क्रॉनिक इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा। बहुत सारे क्रॉनिक इन्फेक्शंस ऐसे हैं जिनके अंदर बॉडी के अदर ऑर्गन्स के साथ साथ हेयर भी डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। थायराइड इज ऑफ वेरी वेरी प्राइम इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि जब थायराइड की कोई इलनेस आती है या थायराइड की कोई डिजीज होती है, थायराइड का ज्यादा हो जाना या कम हो जाना, बेसिकली इट्स अ हार्मोन। ठीक है, उसका ज्यादा हो जाना या कम हो जाना वो भी बहुत ज्यादा हमें उसकी भी एविडेंस मिलती है आपके हेयर के टेक्सचर के ऊपर, हेयर की हेल्थ के ऊपर। तो ऑब्वियसली इन दैट केस हम इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते जिस तरह से हम अगर फ्रैंकली विटामिन दे सकते हैं। हम ऑब्वियसली थायराइड को बगैर टेस्ट किए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, प्रॉपर हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, आपकी जेनेटिक हिस्ट्री, इसके साथ आपको सारा डिटेल्ड हिस्ट्री एनालिसिस के बाद आपको यू हैव टू गो फॉर टेस्ट। कौन से टेस्ट रिकमेंड किए जाते हैं? बेसिकली थायराइड प्रोफाइल होती है जिसमें आपके फ्री T3, T4s होते हैं और TSH होता है। सो वो देयर इज अ लिस्ट जिसको आप ऑब्वियसली अच्छे लेबोरेटरी के साथ टेस्ट करके एंड देन विद द वैल्यूज कोरिलेट करके, विद द क्लिनिकल कोरिलेशन आपकी सिम्टम्स के साथ कोरिलेट करके, देन वी गो फॉर द ट्रीटमेंट। अच्छा, हेयर फॉल और हेयर लॉस में क्या फर्क है? हाँ, वो मैं बताने लगी थी कि आपको हेयर फॉल जो है वो तो ट्रीटेबल है ना, रिवर्सेबल है। ठीक है, बहुत सारे केसेस के अंदर जैसे थिनिंग हो गई, लड़कियों के अंदर हो रही है, लड़कों के अंदर हो रही है, स्ट्रेस रिलेटेड है, एंग्जाइटी है, हमारे लाइफस्टाइल नहीं अच्छे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि सारी सारी रात में हम जाग रहे हैं, यू नो, हमारी डाइट्स कैसी हैं, सिर्फ जंक्स पे जा रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग हेल्दी डाइट्स, प्रोटीन डेफिशिएंसीज एंड ऑल। तो ये दिस कॉजेज हेयर फॉल बट नॉट हेयर लॉस। मेनली हेयर लॉस इज मेनली जेनेटिक। वो जो मेल्स के अंदर आपको पैटर्न बैल्डनेस नजर आ रही है कि पूरा सर का गंजा हो जाना, वो अर्ली जरूर हो गया, प्री मैच्योर जरूर हो गया। जैसे जनरली अब आपने देखा है सोसाइटी के अंदर एजिंग जो है वो थोड़ी सी प्री मैच्योर हो गई है, जॉइंट्स डिजीजेस जल्दी आना शुरू हो गई हैं, एजिंग बेसिकली स्पीड अप हो गई, एनहांस हो गई है। तो इसी तरह बालों के अंदर भी आप ये देख सकते हैं कि गंजापन पहले आना शुरू हो गया, बैल्डनेस जल्दी आ गई। पहले अब्बा की आई थी 60s में, बेटे की आ रही है 30s में। तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, देयर आर पॉजिटिव स्टिमुलाई जो उसको स्पीड अप कर देते हैं। लेकिन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हेयर लॉस है कि हेयर फॉल है? स्टार्टिंग में तो बाल गिरेगा तो बंदा यही कहेगा अच्छा मेरे बाल गिर रहे हैं। नहीं, जो जेनेटिक पैटर्न, जो पैटर्न बैल्डनेस है उसमें तो आपके बाल मतलब क्लियरली आपको बैल्ड पैचेस नजर आना शुरू हो जाते हैं, बैल्ड पैटर्न नजर आना शुरू हो जाते हैं, साइड से आपके जाना शुरू हो जाते हैं, फिर ग्रेजुअली पीछे की तरफ हेयरलाइन रिसीड कर जाती है। हेयरलाइन अर्ली यंगस्टर्स के अंदर अर्ली 20s से मिड 20s तक अभी जो जेनेटिक टेंडेंसी जिनके अंदर होती है उनके अंदर हेयरलाइन रिसेशन इज वेरी कॉमन दीज डेज। और हेयर फॉल से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, सबसे पहले आपकी वेलबींग, जनरल वेलबींग, ठीक है, जिसमें आपके स्लीप पैटर्न्स, आपके डाइट पैटर्न्स, आपका लाइफस्टाइल, ठीक है, ये सारी चीजें, स्ट्रेस। अब
ऑब्वियसली एवरीबडी इज वर्किंग राउंड द क्लॉक। अब वो 9 to 5 वाले वर्किंग आवर्स बहुत कम देखने में आते हैं। अभी बच्चों के अंदर जैसे ही वो करियर खत्म करते हैं दे गेट इनटू द रेस, ठीक है, और वो काम कर रहे हैं। मोस्टली आपने देखा है बहुत सारे टीन एज्ड जो है लड़के मेरे पास आते हैं जो अर्ली 20s या में आते हैं, दे आर वर्किंग फॉर सम डिफरेंट कंपनीज जो मेनली काम ही रात को कर रहे हैं। थ्रू आउट द नाइट दे आर वर्किंग, और ऑब्वियसली स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हैं, दे आर सो मच स्ट्रेस्ड, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपका जो हेल्दी स्लीपिंग लाइफस्टाइल है, जैसे उन्होंने बताया डॉक्टर साहब ने कि 8 hours इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक दैट इज रेयरली सीन दीज डेज। आजकल 8 घंटे की नींद कोई भी बच्चा नहीं सो रहा होगा, कोई भी अर्ली एज के लोग नहीं ले रहे होंगे। तो क्या तो दैट इज मेनली द कॉज। और सॉरी कंटिन्यू। ऑनलाइन जो ऑयल के ऐड आते हैं या महंगे महंगे शैम्पू आते हैं कि हेयर लॉस जो है वो आपके बाल वापस आ जाएंगे या आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, तो उनकी क्या हकीकत है? देखिए वो तो फिर ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, आई कैन नॉट कमेंट ओपनली ऑन दैट, बट स्टिल देखें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फायदा नहीं दे सकती। उसमें से 80% to 90% चीजें ऐसी हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं दे सकती। आपके बाल रिवर्स नहीं हो सकते, ठीक है, until you get a proper medical treatment and a medical checkup. You have to rule out the baseline cause. उसकी जो exact cause है, जो root cause है, जब तक वो identify नहीं होगी, वो treat नहीं होगी, आप कुछ भी यूज करते जाए, आप कोई treatment भी यूज करते जाए, until unless बहुत सारे treatments हैं आजकल मार्केट में, ठीक है। हम लोग क्लिनिक्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं, PRPs है, एक्सोसोम्स इज अ न्यू थेरेपी, इवन आई एम अ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन, हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट्स बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अगर जब तक उसकी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके ट्रीट नहीं करेंगे आपको कभी फायदा नहीं होगा। तो क्या टेस्ट वगैरह बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा टेस्ट एक्सपेंसिव नहीं होते। देखें जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है अगर किसी के अंदर, या आयरन की कमी की वजह से अगर आपको नजर आ रहा है हेयर थिनिंग हो रही है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12 की डेफिशिएंसी, बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी, उसके बहुत सारे आपको फीचर्स नजर आ जाते हैं। एनीमिया तो आपको क्लिनिकली फौरन देखने में पता चल जाता है, उसके लिए जरूरी नहीं यू हैव टू गो थ्रू अ डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने, कुछ क्रॉनिक डिजीजेस को अगर कोई उसकी कॉज है, फिर उसके लिए ऑब्वियसली आपको प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री के साथ आपको सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस भी करवानी पड़ती हैं। तो क्या मेडिकेशन से ठीक हो जाएंगे या PRP की तरफ जाना पड़ेगा या हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ेगा? देखें ये तीनों चीजें के रीजंस डिफरेंट हैं। अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि अगर उसके अंदर तो आपकी कोई डेफिशिएंसी कॉज है, तो उसमें तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप ट्रीटमेंट लेंगे एंड देन यू विल फील वेरी वेरी बेटर, और आपकी काफी रिवर्सल भी हो जाएगा आपकी थिनिंग का, ठीक है, आपकी जो आपको नजर आ रहा है जो हेयर थिनिंग नजर आ रही है, बाल कमजोर हो रहे हैं, वो बेहतर हो जाएंगे। जो सेकंड आपने बात की कि PRP की तरफ जाना पड़ेगा, डेफिनेटली अगर बहुत एडवांस स्टेज पे डिजीज जा चुकी है तो उसको हमें फिर ऑब्वियसली हेयर बूस्टर्स के साथ, क्योंकि इट्स अ वेरी, ये जो ट्रीटमेंट्स है दीज आर वेरी सेफ ट्रीटमेंट्स, ठीक है, जो कि ओवर द टाइम रिसर्चेज सेफ एंड पेनफुल। नो इट्स नॉट पेनफुल। हम पेनलेस भी नहीं कह सकते, बट इट्स मिनिमली पेनफुल। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, पेन तो होती है। आई थिंक अगर आप प्रॉपर टेक्निक को फॉलो करें, ठीक है, विद प्रॉपर नंबिंग टेक्निक्स होती हैं आपके, उसमें आपके जो सुन करने के तरीके होते हैं उसके साथ अगर आप फॉलो करें तो इट्स वेरी मिनिमली पेनफुल, वेरी वेरी मिनिमली पेनफुल। अच्छा, जो बालों में वक्त से पहले ही मैं कहूंगी कि सफेदी आ जाती है, उसकी क्या रीजन है? कहा जाता है दिमाग कमजोर है, दिमागी मसला हो गया, क्या देखिए जो प्री मेच्योर ग्रे हेयर है ना, उसकी एक मेन वजह होती है आपकी जेनेटिक्स के अंदर। अगर तो किसी के अंदर उसके पेरेंट्स में भी आ रहा है, फैमिली के ट्रेट के अंदर ऐसा है, फिर तो आपके हैं, ठीक है। कुछ चीजें हैं स्ट्रेस रिलेटेड। अब स्ट्रेस इट्स नॉट जस्ट इट्स मेंटल स्ट्रेस, या हम इसको सिर्फ वो उस स्ट्रेस या एंग्जाइटी में ट्रीट नहीं करेंगे, हम बॉडी स्ट्रेस की भी बात कर रहे हैं। बॉडी स्ट्रेस का मतलब है कि हम प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम भागते जा रहे हैं यू नो, विदाउट टेकिंग अ पॉज। तो स्ट्रेस रिलेटेड हो सकता है। अगेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, देयर इज अ लिस्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो ऑब्वियसली अगेन इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, हम किसी एक चीज को कल्प्रिट नहीं कह सकते। क्या बाल सफेद होने की वजह एक शादी भी हो सकती है? अगेन आई सेड इट्स स्ट्रेस रिलेटेड। हो सकती है। अच्छा, चलते हैं डॉक्टर शाहिद की तरफ और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि हार्ट अटैक और पैनिक अटैक में क्या फर्क होता है। देखिए, हार्ट अटैक की अलामत तो बड़ी वाज़ेह होती है कि सीने में दर्द होता है शदीद किस्म का, वो बाएं बाजू में आता है, जबड़े में जाता है, और ठंडे पसीने आते हैं, और ये सब चीज़ें होती हैं इसकी। ये तो क्लासिकल सिम्टम्स की। और सांस बहुत ज़्यादा फूलता है कि पेशेंट जो है वो अनएबल टू लाइक कंफर्टेबली, कि वो उससे बैठा जाता है इतना ज़्यादा समटाइम शदीद जो है ना वो होती है पेन सिम्टम।
पैनिक अटैक की बात करेंगे तो इसमें जोर जोर से मरीज सांस लेता है और उसमें इतना जोर जोर से सांस लेने का अमल इतना तेज होता है कि वो ऐसे जैसे कोई बहुत घबराहट का एलिमेंट होगा, ज्यादातर ये यंगस्टर में होती है कॉमन, ठीक है। और इसमें जो है जो सांस लेने का अमल है वो तेजी के साथ जो है घबराहट होती है और ये पसीने वगैरह जो है ना ये सेकेंडरी चीजें हैं। लेकिन पेन नहीं होती, सिर्फ सांस जो है वो पेन जो है ना बेसिकली जो मेन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो सांस का फूलना और पेन है। उसमें सिर्फ सांस का अमल तेज होता है और घबराहट की सिम्टम आ सकते हैं ये वो चीजों के। और प्लस ये कि वो एक खौफ सी कैफियत आपको ना उनका एप्रीहेंशन बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे लोग जो पैनिक अटैक वाले होते हैं ना, एक तो वो कहेंगे हमें ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, जैसे वो बंद कमरे में बैठे हुए हैं तो वो कोशिश करेंगे फौरन वहां से चेंज हो, अपने आप करें, रश करें किसी खुली फिजा कर, ठीक है। प्लस एक बहुत अहम टर्म होती है क्लॉस्ट्रोफोबिया, जैसे खुली वो अपना कुछ लोगों को बंद स्पेस से खौफ होता है, कुछ लोगों को ओपन से होता है, तो कोई ना कोई ट्रिगिंग फैक्टर होता है पैनिक अटैक के लिए। अच्छा, जो दिल के किसी भी मर्ज में मुब्तला हो जाए और फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए अगर हॉस्पिटल तक लेके जा रहे हैं तो तब तक क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहली चीज तो डिस्प्रिन की एक गोली, डिस्प्रिन की, ये तो सबको पता है, लेमैन को पता है और ये इजीली अवेलेबल भी होती है, ये हर घर में होनी चाहिए। आइडियली तो एक डिस्प्रिन की गोली, 4 गोलियां क्लोपिडोग्रल की, एक स्टैटिन, ये 5 गोलियों का एक एमरजेंसी बॉक्स होना चाहिए हर घर के अंदर। हर घर में हर उम्र के अफराद रहते होते हैं, ठीक है। तो उसमें खुदा ना खासा इस तरह की दर्द हो शदीद तो फौरन से पहले ये गोली, ये एमरजेंसी बॉक्स ले लें। अगर वो नहीं अवेलेबल तो कम अज कम डिस्प्रिन की एक गोली ले लें, एक गोली वो चूस लें। आपका ये डिस्प्रिन की गोली इस हद तक इफेक्टिव है कि 100 में से 23 बंदों की जान बचा सकती है। इस हद तक ये सिग्निफिकेंट है इसका रोल। तो क्या ये तमाम एज के लोगों के लिए? यस, अगर हार्ट अटैक के सिम्टम आ रहे हैं, वाकई उसमें इस तरह की लामत है कि शदीद दर्द है, उनमें काबिल बर्दाश्त है और सारी इस तरह की और भी चीज़ें आ रही हैं और उनमें ऑलरेडी कोई रिस्क फैक्टर था, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, खाना खासा गुर्दों के मसाइल हैं या मोटापा है, कोई ऐसी चीज़ चल रही है ऑलरेडी, तो फिर इनको फौरन पर लेनी चाहिए ताकि वो हॉस्पिटल पहुँच जाए। जब हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे तो उनका वहाँ प्रॉपर इलाज हो जाएगा। अच्छा, एक सुनने में ये भी चीज़ आई थी कि जिन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन लगवाई है उनमें हार्ट अटैक की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो क्या इसमें कोई वाकई में रियलिटी है? देखिए इस पे सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा बरबार है वीडियोस की। मैं बताऊं कि कोविड इटसेल्फ इज मोर डेंजरस देन कोविड वैक्सीन। अच्छा, कोविड इटसेल्फ ज़्यादा वो खतरनाक है। कोविड वैक्सीन को तो वैसे ही बदनाम हो गई है, चंद एक वैक्सीन थी, 10 से 15% इनमें प्रॉब्लम आती है और 10 से 15% जो है ना प्रॉब्लम वो किसी भी मेडिसिन से आ सकती है, वो पैराडोल की गोली से भी आ सकती है 10,000 में से किसी एक बंदे को। अच्छा, ये तो सिर्फ मैं हार्ट अटैक की बात कर रही हूँ, लेकिन ये भी सुनने में आता था कि जिन्होंने ये वैक्सीनेशन लगवाई है वो बेऔलादी का भी शिकार हो रहे हैं। देखिए ये इन्हीं मिथ्स की वजह से पाकिस्तान आज भी पोलियो से नहीं निकल सका था। अब की जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है इस पे भी काफी ज्यादा आपने देखा कि बहुत ज्यादा इस पे फतवे आना शुरू हो गए थे कि जी इस पे ये होगा, बांझपन की तरफ जा रहे हैं और ये चीजें, ये कोई आलमी साजिश है। ये चीजें आई थिंक साइंटिफिक एविडेंस पे चलती हैं आजकल। आज की दुनिया जो है वो साइंटिफिक एविडेंस पे चलती है। आप उसका खुद से सर्च कर सकते हैं, जाके वेरीफाई कर सकते हैं, तो हर चीज अवेलेबल है अब तो। कोई भी कोविड वैक्सीनेशन कोई खतरनाक चीज नहीं, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियां हो सकती हैं। नहीं, ये हुआ ना कि वो एक फेज आया, फिर वैक्सीनेशन का एक फेज आया, फिर बूस्टर का एक फेज आया, तो फिर हार्ट अटैक की रेशो में भी इजाफा हो गया, तो शायद लोगों ने इसको रिलेट कर लिया हो। ये इसको आप इससे रिलेट वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि साइंटिफिक कोई एविडेंस नहीं है चीज का अभी तक, क्योंकि कोविड एक नई चीज थी, फर्स्ट टाइम दुनिया ने एक्सपीरियंस की, पेंडेमिक था, इसके ऊपर अभी स्टडी चल रही है, रिसर्च अभी चल रही है, तो अभी तक कोई नहीं। हाँ, इन फ्यूचर में कोई ऐसी स्टडी आ जाती है, उसमें चंद एक वैक्सीन थी, वो 2 स्ट्रेन थे, उन वैक्सीन में 2 ऐसी अकसाम थी जिनमें खून गाढ़ा करने की सलाहियत थी, खून के अंदर लोथरा जमने की सलाहियत थी, और फौरन से उनको पकड़ लिया गया था। वो तो वो जिन लोगों में लगी उनमें फौरन से वो अलग कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई थी, उनको मार्केट से उठा लिया गया था। ओवरऑल जो सारी वैक्सीन है वो सेफ है। ओके, अच्छा, डॉक्टर वजीहा हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप क्या उन्हें कुछ पूछना चाहेंगे कि क्या दिल की जो मरीज हैं उनमें हेयर फॉल भी होता है? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये इन्होंने देखिए क्रोनिक स्ट्रेस की इन्होंने बात की, बड़ी अच्छी चीज है। क्रोनिक स्ट्रेस जो है ना ये बीमारियों की जड़ है, तो अल्टीमेटली अगर हेयर फॉल हो रहा है तो उसमें कोई ना। अच्छा, दूसरी चीज स्किन की जो इन्वॉल्वमेंट होती है ना, मेरा अपना अभी डॉक्टर वजीहा भी से एग्री करेंगी, स्किन की इन्वॉल्वमेंट तब होती है जब ऑलरेडी मसाइल बॉडी के चल रहे होते हैं। इट इज नॉट द फर्स्ट साइन, ये हमेशा लास्ट में शो होती है। Exactly. आप इसे एग्री करेंगे, उसमें कोरोनरी प्रॉब्लम ऑलरेडी होंगे, उनको मैदे के मसाइल होंगे, शुगर के प्रॉब्लम होंगे,
और मल्टीपल इश्यूज उनको होंगे तो बाद में जाके ये स्किन इन्वॉल्व हो जाती है। स्किन का इन्वॉल्वमेंट होना दैट मीन्स कि ये एक अलार्मिंग साइन है कि आपके अंदर और इश्यूज भी हैं। यू नीड टू गो फॉर वर्कअप, आपको सारा वर्कअप कराना पड़ेगा, क्या वजह बनेगी। एक तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात दी कि जेनेटिक है, यंगस्टर्स के अंदर जेनेटिक जो है बड़ी कॉमन इसकी रीजन है कि उनमें बालनेस का पैटर्न फैमिली में चलता है। अच्छा, हम वजीहा से पूछना चाहेंगे, बताइएगा कि जो हेयर डाई होते हैं, एक रिसर्च के मुताबिक 60% कैंसर है वो डाई की वजह से भी होता है, तो क्या आपको लगता है कि हेयर डाई इतने डेंजरस हो सकते हैं? बिल्कुल, हेयर डाई के अंदर जो सबस्टैंडर्ड हेयर डाइज है ना, इवन सबस्टैंडर्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या कोई भी ऐसी चीज जो सबस्टैंडर्ड और लोकल एप्लीकेशन के आप लगा रहे हैं उसको बॉडी पे और उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है थ्रू द बॉडी इनटू योर ब्लड, तो दैट इज गोइंग टू डैमेज समहाउ और द अदर इन द टर्म्स ऑफ कैंसर। वो तो खुदा ना खास्ता दैट इज अ वेरी एक्सट्रीम केस। लेकिन अदर देन दैट भी ये इन चीजों के हार्मफुल इफेक्ट्स बॉडी के अंदर आते हैं। जैसे बहुत ज्यादा आपने देखा होगा जब हम कहीं सैलून्स के अंदर या कहीं जैसे ट्रीटमेंट्स, क्लिनिक्स तो नहीं लेकिन मोस्टली सैलून बेस्ड ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें वो हेयर को टोन अप करने की कोशिश, टोन अप करने की कोशिश करते हैं। उसमें एक स्पेसिफिक गैस रिलीज हो रही होती है जो बेसिकली अमोनिया की वजह से आ रही होती है, जो आप बड़ी पंजेंट सी स्मेल अगर कभी आप कहीं जाएं तो आपको फील होती है। दैट हैज अ वेरी हाई टेंडेंसी टू कॉज कैंसर, जो कि हमारे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। और हम फ्रैंकली ये ट्रीटमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, वहां पे प्रॉपर एग्जॉस्ट सिस्टम्स होने चाहिए, प्रॉपर जो स्टाफ है स्पेसिफिकली देखें जो करवा रहे हैं उनका एक्सपोजर तो फॉर अ वेरी लिमिटेड लिमिटेड ड्यूरेशन है। वहाँ के जो वर्कर्स हैं दे हैव इनहेल करने से डेफिनेटली इनहेलेशन में तो सबसे ज्यादा जा रही होती है। इवन लोकल एप्लीकेशन से स्किन एब्जॉर्प्शन से भी ज्यादा आपकी इनहेल्ड चीज जो है वो डैमेज कर रही होती है। जैसे स्मोकिंग है, वो ऑब्वियसली वो इनहेल करें दैट इज वो आपके सारे के सारे ऑर्गन्स को डैमेज करें। जो भी चीज इनहेल हो रही है, जैसे अब हमारी तो एयर इंडेक्स बहुत खराब है, तो अदर देन दैट जैसे कोई भी जो हार्मफुल केमिकल्स हैं और अनचेक्ड हैं जो सब स्टैंडर्ड चीजें हैं, दे आर ऑल गोइंग टू कॉज सम और द अदर आपके अंदर खुदा न खास्ता डैमेज की चांसेस। हेयर डाई के लिए डाई किस तरह का यूज करना चाहिए, उसमें क्या चीज जो है वो देखनी चाहिए कि ये है तो ठीक है अदरवाइज नहीं? देखिए डाई जो है डिपेंड करता है कि वो किसी को एलर्जी, मेनली हम जो इसके ऊपर फोकस रखते हैं कि उसके अंदर काफी टेंडेंसी होती है कि किसी को एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट कर सकती है। ठीक है, दैट कैन गिव अ वेरी सीरियस एलर्जिक रिएक्शन टू एनीबडी हु हैज जो पहले एक्सपोज नहीं हुए उसको। ठीक है, उसमें अमोनिया फ्री डाइज आती हैं आपकी स्किन जो सेंसिटिव स्किन के लिए या एलर्जी प्रोन पर्सनस के लिए, तो वो उसके लिए आप इसके ऊपर रिसर्च करके प्रॉपर एक अच्छी स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट को ही यूज करें। व्हेनेवर यू यूज समथिंग ऑन योर ओन सेल्फ, इट हैज टू बी प्रॉपरली चेक्ड बिफोर यूज। डैंड्रफ का मेजर रीजन क्या हो सकता है? हाँ, डैंड्रफ जो है, डैंड्रफ इज अ सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें बेसिकली डैंड्रफ इट्स जो है वो अगर हम उसको एडवांस्ड फॉर्म में ले जाएं, इट्स मोर ऑफ अ सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसे कहते हैं। ठीक है, ये स्किन की कंडीशन है जिसमें स्किन के ऊपर स्केल्स जो है पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। उसमें ये आपके जो भी हेयर बेयरिंग एरियाज जैसे लोगों के बेयर्ड के अंदर आ जाते हैं, आईब्रोज के अंदर आ जाते हैं। एक तो वेदर कंडीशन, जब आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, जब जनरली कोल्ड वेदर आता है तो उसमें हमारे पास बहुत सारी रेंज होती है ट्रीटमेंट। बेसिकली हम ट्रीटमेंट की तरफ ही जाएंगे ना। उसमें आपके एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें बेसिकली स्पेसिफिक फॉर्मुलेशंस होती हैं जो हम एडवाइस करते हैं, वो अगर आप यूज करते रहें, लेकिन आपको इसको अपनी डेली रूटीन में ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि ये अगेन इट्स मोर ऑफ लाइक एन एलर्जी। जैसे एलर्जीज को हम खत्म नहीं कर सकते ना, इनमें से बहुत सारी चीजों को हम बिल्कुल रूट से खत्म नहीं कर सकते। यू हैव टू लाइक कीप इट अंडर कंट्रोल्ड। आपको इसको कंट्रोल्ड फॉर्म में रखना होता है। उसके लिए आप अपनी डेली रूटीन्स के अंदर सर्टन शैम्पूज होते हैं, आपके एंटी डैंड्रफ चीज के प्रोडक्ट्स होती हैं, जो मेडिकेशंस की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, सिवियर केस सिनेरियोज के अंदर तो फिर हमें प्रॉपर मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है, ओरल मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, लेकिन वो एक बहुत एक्सट्रीम केसेस में आ जाता है जिसमें फंगल ग्रोथ आ जाती है। ठीक है, इट्स सॉर्ट ऑफ दैट। हम इसको बिल्कुल लेमैन टर्म में या बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर डैंड्रफ कह सकते हैं, लेकिन दिस इज अ डिजीज जिसको ट्रीट जो कि प्रॉपरली ट्रीट होनी चाहिए। ठीक है, और आपको इसको रूट लेवल के ऊपर कंट्रोल करना होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डेली शैम्पू करना या कंडीशनर से बाल डैमेज होते हैं?
कंडीशनर से तो डेफिनेटली मैंने भी सुना डैमेज होता है, क्योंकि आई कैन नॉट कमेंट ऑन अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। आई एम मोर नहीं, हम किसी का नाम थोड़ी ले रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जनरली सही कि मेरी aware कर उसके रहे हैं ऊपर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरी इतनी स्पेशलिटी नहीं है, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन डिजीजेस। ठीक है, जो कंडीशनर्स के अंदर चीजें होती हैं वो बालों को ओवरऑल थिनिंग करती है। जैसे हीटिंग ट्रीटमेंट्स हैं, अगर आप हीटिंग ट्रीटमेंट्स डेली को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेटनिंग्स कर रहे हैं, हेयर ड्राइज का डेली यूजेज, वो बालों को 100% ये एविडेंस बेस्ड है कि वो थिनिंग करते हैं। वो आपने सुना होगा एक वो सेमी कॉलन फॉर्म होती है, ऊपर से जो है वो नीचे की तरफ थिनिंग होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी फॉर्म के अंदर जब आप डेली हीटिंग ट्रीटमेंट्स कर रहे होते हैं या इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं, जैसे आप कंडीशनर्स वगैरह बताइए, ऊपर से लेके नीचे की तरफ आपके एजेस कमजोर होना शुरू, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर ऊपर से बाल हेल्दी है, नीचे से छोटे से रह गए हैं। उसकी मेन रीजन यही है। क्या करना चाहिए उसको, एहतियात क्या करनी चाहिए या प्रोटेक्शन के लिए क्या करना चाहिए जो डेली स्ट्रेट कर रहे हैं, खास तौर पे उनके लिए? देखिए, वो उसको आपको जितना आप अवॉइड कर सके एज मच एज पॉसिबल। जैसे हम हैं, हमारे काम की रिक्वायरमेंट है, हमें करना है, तो हमें क्या करना है, एहतियात क्या करनी है, हम क्या कर सकते हैं? फिर उसमें हीट प्रोटेक्टेंट्स, बहुत सारे हीट प्रोटेक्टेंट्स आते हैं जिसकी पहले आप लेयरिंग करें एंड देन गो फॉर इट। ठीक है, और जो शैम्पूज की आप बात कर रहे थे, हम सल्फेट फ्री शैम्पूज को रिकमेंड करते हैं ताकि जो है वो आपके डैमेज कम से कम हो। जितना आप बेसिक हर्बल और ऑर्गेनिक की तरफ चले जाएंगे उतना बेहतर है, उतना डैमेज कम होगा। जितना हम एडवांस्ड केमिकल्स की तरफ जाएंगे, जैसे क्योंकि बेसिकली जैसे कंडीशनर है वो भी आपके बालों को टोन डाउन कर रहा है ना, जितना हम उसको ज्यादा खींच के और उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे उतना वो तंग करेगा लेटर ऑन। अच्छा, अगर मर्द हजरात की बात करें तो क्या स्मोकिंग से भी कोई इफेक्ट होता है? डेफिनेटली स्मोकिंग इफेक्ट्स ऑल ऑर्गन। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि स्मोकिंग जो है दैट उसका सबसे मेजर इफेक्ट तो ऑब्वियसली हार्ट के ऊपर आता है, लेकिन क्योंकि इट्स अ वेजो कंस्ट्रिक्ट, जो निकोटीन है दैट इज अ वेजो कंस्ट्रिक्टेड, वो क्या करती है आपके जो खून की नालियां उनको तंग कर देती है। तो बालों तक तो और स्किन और नेल्स तक तो पहले ही बहुत छोटी छोटी सी नालियां पहुंच रही होती हैं। फर्दर अगर आप उनको मतलब कॉन्टिन्यूस आप स्मोक करके निकोटीन के साथ उनको श्रंकन रखेंगे तो वहां पे खून का बहाव कम हो जाएगा। और जब किसी जगह पे भी ब्लड सप्लाई अप्रोप्रिएट नहीं जा रही तो वहां पे डैमेज तो आना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हेयर थिनिंग, हेयर फॉल तक भी जाएगा। तो इस ऑब्वियसली निकोटीन इज हैज़ार्डस, से तो बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ये सब तक पहुंचे कि ये एट ऑल लेवल्स, स्मोकिंग तो डैमेजिंग एट ऑल लेवल्स। अच्छा, डॉक्टर शाहिद साहब से यही सवाल करती हूँ कि सर, जो लोग स्मोकर्स हैं वो ये क्यों, उनका ईमान इस चीज पे बहुत पक्का है कि जो रात कब्र में है वो वहीं पे है, एहतियात नहीं करनी, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि उनमें हार्ट डिजीज की रेशो क्या रहती है? देखिए, अगर किसी को अभी भी इस बात पे यकीन नहीं आता कि स्मोकिंग जो है, स्मोकिंग किल्स, ये वो जो उसकी डब्बी की खूबसूरत पैकिंग है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही भयानक पिक्चर भी लगाई, मगर लोग देखते फिर से छूटा लगाते हैं, सिगरेट पीते हैं। ये वो कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है। यस, लेकिन उनको अभी नहीं है ना, आने वाला वक्त क्या पता, क्योंकि किस पेचीदगी का शिकार हो सकते हैं। इसमें शुगर, तो ब्लड प्रेशर होता है सबसे पहले, इनमें दिल की धड़कन मुसलसल तेज रहती है और फिर हार्ट अटैक, फालज, ये इसकी सब में सबसे ज्यादा जो ना शदीद कॉम्प्लिकेशंस हैं। और स्मोकिंग किसी फॉर्म के अंदर भी, चाहे वो निकोटीन पैचेस हो, वेप्स हो, इलेक्ट्रिक सिगरेट्स हो, वो उनको इक्वल नुकसान। आजकल वो चूंकि काफी ज्यादा वो वीलो आ रही है, आप देखा वो नस्वार की एक जदीद फॉर्म आ गई है, तो वो उसकी इतनी फैंसी किस्म की वो मार्केटिंग हो रही है उन चीजों के ऊपर कि वो शायद इनके नुकसान नहीं दिखे। इवन वो छोटे बच्चे भी बहुत यूज करने में एक प्राउड फील कर रहे हैं कि अच्छा ये कोई अच्छी चीज है। इट्स जस्ट टोबैको हार्म रिडक्शन। सिगरेट हर फॉर्म के अंदर डेंजरस है, इट्स इंजूरियस टू हेल्थ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और बच्चों के अंदर, बड़ों के अंदर भी इसकी जो है पेचीदगियाँ उसी तरह होती हैं। सिर्फ बात यह है कि इनको समझाने की जरूरत है कि सिगरेट जो है ये अभी तो शायद नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले 5-10 सालों के अंदर ये शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। जब अचानक से खुदा ना खासा कोई हार्ट अटैक आएगा तो फिर यकीन होगा। अभी आप किसी भी हॉस्पिटल का विजिट कर लें, दिल वाले हॉस्पिटल का, आपको अंदाजा वहाँ पे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनमें जो सबसे बड़ी वजह है वो स्मोकिंग है, हार्ट अटैक। अच्छा, जो पेरेंट्स खास तौर पे या फादर स्मोकिंग करते हैं और पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको धुआं किस तरह से इफेक्ट करता है? देखिए, एक होती है पैसिव स्मोकिंग, एक एक्टिव स्मोकर है जो खुद यूज कर रहा है। अगर आप सराउंडिंग में लोग बैठे हुए हैं ना, तो दे आर हैविंग एक्सपोजर ऑफ पैसिव स्मोकिंग। तो पैसिव स्मोकिंग इज इक्वल डेंजरस देन एक्टिव स्मोकिंग। इसका मतलब वही पी रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, धुआं अंदर लेके जा रहे हैं सिगरेट के थ्रू, और आप क्या, आप डायरेक्ट धुआं अंदर लेके जा रहे हैं क्योंकि आप उस एनवायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, आपको डायरेक्ट एक्सपोजर है। तो जब आप चीज़ को इनहेल करते हैं, अभी डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, इनहेल करने से किसी भी चीज़ के नुकसान हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो डायरेक्ट समझ हिट कर रही है चीज़।
तो वो जो पैसिव स्मोकिंग है इसको भी आई थिंक देखना चाहिए। ये पब्लिक एरियाज के अंदर स्मोकिंग करना ये भी एक साबित है, इससे क्राइम कि अच्छा, आप क्या खुद तो मैसेज- नुकसान पहुंचा रहे हैं और बाकी लोगों को भी आप एक्सपोज कर रहे हैं। और बच्चों के साथ तो स्पेशली ये जुल्म है ये तो जुल्म है। डेफिनेटली। ये तो है। अच्छा, अब क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि किस तरह का लाइफस्टाइल हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए ताकि हम किसी बड़ी जो है उम्र से बच सकें? सबसे पहली चीज़ तो ये कि आज 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर को दुनिया भर में आज वर्ल्ड फूड डे है, ग़िज़ा का आलमी दिन है। और ग़िज़ा के आलमी दिन के मौके पे मैसेज यही है कि ग़िज़ा से बड़ी बीमारियों का शिकस्त भी दे सकते हैं और ग़िज़ा की से आप बहुत ही बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने इतदाल से काम लेना, मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतवाज़न ग़िज़ा बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हेल्दी नट्स, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होगा। ये तमाम चीज़ें करी, ये बैलेंस फूड है, ये आप इस्तेमाल करनी है। पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करें, लोग नहीं करते। ठंडे पानी का देखिए पानी नॉर्मल पीना चाहिए, ठंडे पानी का तो कोई फायदा नहीं है। मैं Hydration तो ये आप स्ट्रांगली इसमें कंडेम करता हूँ कि आप ठंडे पानी का इस्तेमाल जो है ना कम से कम करें, ये बहुत खतरनाक ठंडा चीज़ है। पानी पीने से भी दिल की जो शरेयानें हैं वो तंग होती हैं। देखिए ये ठंडा पानी का करता है, ये वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, शरीयानों को सुकड़ा देता है। तो अल्टीमेटली अभी ये फौरन से कुछ ऐसा नहीं होगा आपको मालूम, लेकिन ये कि जब मुसलसल आप करते रहेंगे तो इससे भी आपको मैदे के क्रॉनिक मसाइल और चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो ठंडे पानी से अवॉइड करें, आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करें और जो है वो 8 से 10 गिलास पानी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सर्दियाँ आ रही हैं, लोग पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, जबकि बॉडी की रिक्वायरमेंट उसी तरह रहती है। हाँ, गर्मियों में बढ़ जाती है ये, क्योंकि पसीने के थ्रू आपकी बॉडी से खराज होता है, लेकिन सर्दियों में पानी की जो मिनिमम मकदार है वो वही रहती है। तो पानी का मौसम प्रॉपर वाइज भी ये हार्ट अटैक की रेशो में कमी या ज्यादा हो देखिए जाती है। आप ये है बिल्कुल डिहाइड्रेशन, जब पसीने का ज्यादा आता है, आपका ज्यादा बॉडी निकलता है, पानी की कमी होती है किसी वजह से भी, उससे खून में गाढ़ापन आने की शरह बढ़ जाती है और उसमें हार्ट अटैक फालिज ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। अच्छा, अगर कार्डियो कर रहे हो और एकदम से पेन सी फील होनी शुरू एक स्पेसिफिक उस पे स्पीड पे जाके, तो वो नॉर्मल है या ये भी कोई हार्ट डिजीज की तरफ इशारा है? फिजिक वही बात है कि इसको कोरिलेट करना पड़ेगा। आप सिर्फ एक सिम्टम की बेस के ऊपर ये लेबल नहीं कर सकते कि ये हार्ट की पेन है। अगर कोई बंदा वजन उठा रहा है तो वेट उठाते हुए पेन तो होगी, तो पट्टों में खिंचाव आ रहा है, ठीक है। आप रनिंग कर रहे हैं, फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं, उससे आपको पेन होगी, ठीक है। खुदा ना खासा कोई चोट लगी है, उससे पेन होगी, पट्टे खिंचाव हुआ, तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि उस कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस सिनेरियो में पेन हो आपको ये। अगर एक ऐसी दर्द है जो स्लोली डेवलप हो रही है, पूरी छाती पे जा रही है, दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जो कि आपको फिजिकल एक्सर्शन करती हैं तो बढ़ जाती है, जब रेस्ट करती हैं तो ठीक हो जाती है, या कोई ऐसी गोली का इस्तेमाल करते हैं जैसे डिस्पिन की गोली, वो आप लिए तो फौरन ठीक हो गई है, तो ये इशारे हैं कि खुदा ना खासा ये हार्ट की पेन है। और अगर आप इसका तल्लक जो ये जो पेन है ये खुराक के साथ है, आप खाना खाने के फौरन पेन आना शुरू हो गई, तो दैट मीन्स कि ये फूड रिलेटेड हो सकती है, स्टमक पेन हो सकती है। अगर इन्फेक्शन है, आपकी मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बाद सीने में पेन हो रही है और साथ बुखार भी है, इसका मतलब कि ये खुदा ना खासा चेस्ट इन्फेक्शन में पेन हो रही है। तो ये सारी की सारी जो पेन है, इसके लिए जो कॉन्टेक्स्ट है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स वो देखने जरूरी है। तो बैलेंस डाइट का इस्तेमाल, प्रॉपर हाइड्रेशन, 8 से 10 घंटे की प्रॉपर स्लीप, ठीक है, ये और 30 मिनट वॉक, 30 मिनट की जो वर्जिश है ना, इससे मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर हेल्दी लाइफ। जो बंदा 30 मिनट चलता नहीं है ना डेली, प्रॉपर उसमें डेडिकेटेड वॉक नहीं करता, वो समझ लो कि एक रिस्क फैक्टर उसको कुछ भी नहीं है, उसको कुछ भी नहीं है, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 30 मिनट चलता नहीं है ना, तो एक रिस्क फैक्टर खुद ऐड हो गया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। बिल्कुल ठीक है। आप वजीहा ये बताइएगा कि खुराक का जो ताल्लुक है, हमें किस तरह की डाइट इनटेक करनी चाहिए कि हमारे बाल जो है, हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े, हमारे बाल हेल्दी भी होते जाएं और लंबे घने, जैसे एड्स में भी दिखाया जाता है कि, और हमारी कोशिश होती है कि अच्छा यार ऐसे बाल हो जाए, तो ऐसे कैसे हो सकते हैं? जैसे कि डॉक्टर साहब ने सारा समराइज कर दिया, मैं उसको दोबारा से उसी चीज़ों को रीइंफोर्स करूंगी। बेसिकली अ बैलेंस डाइट, ठीक है, जिसमें वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आयरन, ठीक है। और डेली आपके जैसे अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ नट्स, आपकी डाइट दैट इज जिसका मेजर पोर्शन इज प्रोटीन एंड लेस इन कार्ब्स एंड फैट्स, ये सब चीज़ें। फिर गुड पैटर्न जनरल वेलबींग, ठीक है, अ गुड पैटर्न स्लीप, ठीक है, पीसफुल स्लीप, स्ट्रेस फ्री एज मच एज पॉसिबल, जो कि इनएविटेबल है आजकल, और फिजिकल एक्टिविटी। जनरल वेलबींग
तो ये सारी चीजें केटर कर देगी। फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्रीजेज द ब्लड सप्लाई, और जिस तरह से मैंने बताया कि हमारी हेयर और एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बॉडी पे पहले ही बहुत मतलब एक कॉम्प्रोमाइज्ड अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा होता है, तो जब हम अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो आपके बाल बहुत बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी विटामिन डी, अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ विटामिन डी, जो हमारी एक्सपोजर, आउटडोर एक्सपोजर, ठीक है। फिर हमारी डाइट में दूध, दही, अंडा बहुत जरूरी है, क्योंकि इवन इफ वी गो, हमारी आउटडोर एक्सपोजर, हमारे फेस और हैंड्स कोई बहुत ज्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब नहीं करते विटामिन डी की, तो अदर देन दैट हमें दूध, दही, अंडा ये चीजें अपनी प्रॉपर अप्रोप्रिएट अमाउंट में हमने डेली डाइट के अंदर ऐड करने, ठीक है। खाने हैं, लगाने से ज्यादा इफेक्टिव है खाना, तो बहुत ज्यादा हमारे लोगों का फोकस होता है कि लगाओ लगाओ, लगाने से ज्यादा इफेक्टिव है खाना। यानी कि घरेलू टोटके कारआमद नहीं साबित नहीं, होते हैं। कारआमद साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज अगर आप अपनी डाइट के अंदर लेंगे, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है इंस्टेड कि आप उसको लगाएं, क्योंकि लोकल एप्लीकेशन में अगेन जिस तरह ऑयल से बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होते, लेकिन अगर आप उसको, अगर इफ यू आर अगर आप उसका इंटेक है, अच्छा इंटेक है, तो ऑब्वियसली वो दैट इज मोर इफेक्टिव, मोर बेनिफिशियल। अच्छा, आपने कहा ग्रीन वेजिटेबल खाने चाहिए, फ्रूट भी उसी में? फ्रूट्स डेफिनेटली, बहुत सारे फ्रूट्स, दे आर रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट का मकसद ही है कि हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स अपना बाल अच्छे करने के लिए कौन सा फ्रूट आप कहती हैं ये आप डेली खाएं? सब फ्रूट्स खाएं, सब फ्रूट्स खाएं, अपना हाइड्रेशन अच्छा रखें, फाइबर डाइट अच्छी हो आपको, अदर देन दैट कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ना चले, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। नट्स आर वेरी वेरी गुड फॉर हेयर, आलमंड्स आर वेरी वेरी गुड फॉर हेयर, ठीक है। ये सब चीजें अगर आप डेली डाइट के अंदर ऐड करते हैं, डेली, ठीक है, एंड अ वेरी लॉन्ग टर्म अप्रोच, बहुत थोड़े दिन खा लिए और फिर छोड़ दिए, फिर थोड़े दिन खा लिए, ये तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देगा। सनलाइट और आलूदगी बालों को किस हद तक डैमेज करती है? सनलाइट, देखिए सनलाइट तो मैं आपको जैसे कह रही, अगर 30 to 40 मिनट्स की भी हमारा एक्सपोजर होता है तो दैट इज फाइन, जो आउटडोर एक्सपोजर है, लेकिन दैट डजंट मीन कि आप डायरेक्टली मतलब धूप में जाके बैठ जाएं एंड यू आर स्वेटिंग प्रोफ्यूजली एंड यू गेट डिहाइड्रेटेड। ये हमारा मकसद नहीं है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक अच्छी जो अर्ली मॉर्निंग है, जैसे बिल्कुल जब सुबह होती है अर्ली मॉर्निंग की, जो सूरज की किरणें हैं उनकी एब्जॉर्प्शन बड़ी अच्छी होती है, उसमें विटामिन डी, तो वो वाली सनलाइट इज बेनिफिशियल। लेकिन अगर आप तेज धूप में चले जाएंगे और जो लोग सारा दिन सूरज के आगे बैठे रहते हैं कि हम अपने विटामिन पूरे कर रहे हैं, देखिए सर्दियों में क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग डिहाइड्रेटेड, डायरेक्ट सन एक्सपोजर तो ऑब्वियसली इट्स डैमेजिंग फॉर स्किन, हेयर, ये तो डैमेज करता है डायरेक्ट, और उसके लिए भी डेफिनेटली सनस्क्रीन्स हैं। इसीलिए इतनी सनस्क्रीन्स आर वेरी, अभी आजकल के लोगों के अंदर बड़ी अवेयरनेस आ रही है और उनका अच्छा यूजेज स्टार्ट हो चुका है। तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, वो तो डेफिनेटली इट डैमेजेस। अच्छा, अब अगर बात की जाए विंटर की, तो विंटर में बहुत ज्यादा ड्राइनेस भी रहती है, तो बालों को किस तरह से हमने हिफाजत करनी है कि बाल हमारे जो हैं वो थोड़े से बच जाएं? देखिए प्रॉपर हाइड्रेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे लोग पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जूसेस वगैरह, हाइड्रेशन अप्रोप्रिएट नहीं होती, क्योंकि हमें उतनी जरूरत, बॉडी की रिक्वायरमेंट इतनी होती, लेकिन फिर भी आपको मतलब आपको एक्टिवली आपने अपनी हाइड्रेशन पूरी रखनी है। उसमें अभी आजकल जैसे कैरेट जूसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे अच्छे हमारे कॉकटेल्स बन जाते हैं जिसमें हम ऑरेंजेस, कैरेट और जो हमारे अदर सीजन फ्रूट जो भी है, अगर आप उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन इसको डेली डाइट में ऐड करें, हमारे नट्स आ जाएंगे, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। जो ओमेगाज में, दे आर वेरी रिच इन ओमेगाज, ठीक है, वो सारा कुछ अपने, और ऑयलिंग भी करनी है। ऑयलिंग डेफिनेटली, देखिए ऑयलिंग अगेन इट इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई। ऑयल्स का अगर मैं ये कहूँ कि ऑयल बहुत स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ऑयल ड्रॉपलेट स्किन के अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ये एक हमारा बड़ा फ्रैंक मिथ है, ऐसा नहीं होता। ऑयलिंग जब आप करते हैं, जेंटल ऑयलिंग, जेंटल ऑयल मसाजिंग किसी भी एरिया के ऊपर जब आप वो करते हैं, तो दैट वहां पे उस एरिया के ऊपर खून का फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। जब आप किसी भी एरिया को मसाज करते हैं, वहां पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। जिस जगह पे भी ब्लड सप्लाई बेहतर आएगी, खून ज्यादा अच्छा फ्लो करेगा, वहां पे आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, हीलिंग, रीजनरेशन, ठीक है। तो इन दैट टर्म्स डेफिनेटली ऑयलिंग हेल्प्स। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वजीहा हमारे साथ मौजूद थी। हमने बात की कि अपने बालों को किस तरह हम हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि आगे सर्दियां भी आ गई हैं, तो बालों को हमने बिल्कुल अच्छा सा करना है। हमने जैसे सोचा होता है कि अच्छा यार हमारे बाल ऐसे होने चाहिए। और बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। हमने बात की कि हार्ट अटैक की बढ़ती हुई रेशो की वजह क्या है, तो हमने किस तरह से, देखें इलाज से बेहतर है एहतियात, तो आपने एहतियात करनी है ताकि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।